हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिना नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। होपफुली ये जो हाइड्रोलिक मशीन के हमारे सेशंस जा रहे हैं आप इसको रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे और रेगुलर आप रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि एक सेशन से दूसरे सेशन में आप सभी लोग जानते हो पूरा एक वीक का गैप है। वीकली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोलिक मशीन को जल्द से जल्द खत्म करा जा सके। जैसे कि प्रीवियस सेशंस को अगर आप देखोगे तो हम टर्बाइंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक सेशन में हमने पेल्टन टर्बाइन के बारे में डिस्कस करा। अगर मैं लास्ट सेशन की बात करूं तो वहां पर हमने रिएक्शन टर्बाइंस के बारे में डिस्कशन शुरू करा था, जहां पर मैंने आपको आइडिया दिया था फ्रांसिस एंड फॉर्निरॉन टर्बाइन का। तो आज हम लोग रिएक्शन टर्बाइन से ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है क्लासिफिकेशन के टाइम पर मैंने रिएक्शन टर्बाइन में दो टर्बाइंस आपको पढ़ाई थी। एक कैटेगरी थी फ्रांसिस एंड फॉर्निरॉन की, जहां पर हम उसको बोल रहे थे रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, और दूसरी कैटेगरी थी बेटा एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, जहां पर कैप्लान एंड प्रोपेलर का क्लासिफिकेशन हमने देखा था। और आज आपका जो टर्बाइन वाला पोर्शन है वो हम फुल्ली कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीक से हमारी स्टार्टिंग होगी पंप में, और पंप में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो सारे के सारे लोग तैयार हो भाई? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू सो मच विपेंद्र, वेरी गुड आफ्टरनून प्रिया कुमारी। अच्छा ये बताओ कितने लोग रिवीजन करके आए हैं लास्ट सेशन का? आज का जो टारगेट है, पहले मैं आपके साथ टारगेट डिस्कस कर लेती हूँ। आप सभी लोगों को पता है बेटा, हम डिस्कस करेंगे कैप्लान टर्बाइन। कैप्लान की तरह ही एक और टर्बाइन होती है प्रोपेलर टर्बाइन, दोनों ही एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन से बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा क्लास में पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा का पूरा, धीमे धीमे लिखते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे। आपकी डीपीपी जो है उसको भी आज ही के सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ताकि कुछ एक्स्ट्रा आपको अलग से ये सेशंस के लिए ना करना पड़े। ठीक है, और मैं सब कुछ आपके सामने लाइव लिख रही हूँ, कारण बस यही है कि आप भी हमारे साथ लिखते जाओ और आपके नोट्स भी क्लास के साथ ही खत्म हो जाए। अगर मैं पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन लिख के लाऊंगी आपके लिए एक बर्डन क्रिएट हो जाएगा कि भाई पहले क्लास देखो 3 घंटे की, फिर बैठ के 3 घंटा उसको लिखो, फिर डीपीपी सॉल्व करो, फिर डेली जो क्लासेस चल रही है वो भी करते रहो। हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा क्लास है, बट सिर्फ और सिर्फ क्लास में ही आपको पढ़ना है। बाद में तो बस रिवीजन का पोर्शन आपके लिए रह जाएगा। ड्राफ्ट ट्यूब की थ्योरी थोड़ी सी पढ़ेंगे, क्योंकि एसएससी जेईई और डिफरेंट एग्जाम्स अगर आप देखोगे छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब भी मैं आपको समझाऊंगी। कई बार क्वेश्चन ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी से पूछ लेता है, ड्राफ्ट ट्यूब क्यों लगाते हैं, कहाँ पर लगाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अलग अलग ए एग्जाम्स और जे एग्जाम्स के लिए देखने को मिलेंगे। तो ड्राफ्ट ट्यूब की थ्योरी भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आता है स्पेसिफिक स्पीड एंड यूनिट स्पीड। इसको मैंने वापस से क्यों ऐड करा? मैम स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन तो आप बता चुके हो, आप फॉर्मूला भी बता चुके हो। जी हाँ, मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है, मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है। आज इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करके इसका डेरिवेशन भी दे दूंगी। रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि ये जो है ये आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एसएससी जेईई के मेंस में इसका डेरिवेशन पूछा जा चुका है, तो एक बार आप डेरिवेशन कर लोगे तो आप इस टॉपिक के साथ भी कंफर्टेबल हो जाओगे और मेंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन आप साथ ही साथ कवर करते जाओगे। ठीक है, हेलो भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। थोड़ा करके आए हैं रिवीजन, चलो बहुत ही बढ़िया है। नहीं करके आए हो तो हम करा देंगे, ठीक है, नहीं करके आए हो तो हम करा देंगे, मेरी जिम्मेदारी है ये। तो लास्ट सेशन की अगर बेटा हम बात करें तो हमने क्या क्या डिस्कस करा था? रिएक्शन टरबाइन के बारे में डिस्कस करा था। रिएक्शन टरबाइन में डिस्कशन चल रहा था रेडियल फ्लो टरबाइंस किस तरह की टरबाइंस होती है। तो हमने देखा था कि अगर रनर में रेडियली फ्लूइड जाएगा या रेडियली फ्लूइड वापस आ रहा है तो उसको रेडियल फ्लो टरबाइन बोलेंगे। बहुत ही सिंपल सॉर्टेड फंडा है, हाइड्रोलिक मशीन में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब दो तरह की हमने रेडियल फ्लो टरबाइंस देखी थी, एक तो था इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, दूसरा था आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो बहुत ही सिंपल है, अगर फ्लूइड जो है वो रेडियली इन जा रहा है, देखो जैसे एरो से मैंने बताया था कि फ्लूइड रेडियली इन जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, या कह सकते हैं इनवर्ड फ्लो रेडियल रिएक्शन टरबाइन। और फ्लूइड अगर बेटा बाहर जाएगा, मतलब रनर्स के अंदर फ्लूइड जा रहा है फिर ऐसे रेडियली बाहर आ रहा है, ये एरो जस्ट ऑपोजिट कर दे तो फिर आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन आपको देखने को मिल जाएगी।
ठीक है, ये एक चीज डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं रिएक्शन टरबाइन में, तब जाके पता चला था कि हम लोग एक तो केसिंग का यूज करते हैं, फिर गाइड मैकेनिज्म लगा होता है, ये पूरा डब्बा जैसा गोल गोल केसिंग हो गई, यहाँ पर पेन स्टॉक कनेक्टेड है, ये जो बाहर का सर्कल बेटा दिख रहा है ये क्या है, ये पूरी गाइड मैकेनिज्म है। मैंने आपको बताया था गाइड मैकेनिज्म का काम क्या है, भैया जी फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड को रनर तक पहुंचाना है। अगर हम फ्लूइड को गाइड नहीं करेंगे कि किस डायरेक्शन से होते हुए फ्लूइड रनर तक पहुंचे, तो क्या होगा, फ्लूइड जाके रनर के साथ टकराएगा और बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में रनर के साथ टकराएगा, जिसकी वजह से वो रनर को हार्म भी कर सकता है। रनर पर जो हमारी इंपॉर्टेंट गाइड ब्लेड्स लगी हुई हैं, जो एक्चुअल में पावर डेवलप कर रही हैं, जो एक्चुअल में रोटेट हो रही हैं, अगर उनको सही तरीके से फ्लूइड नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपर पावर डेवलप नहीं कर पाएंगी, ठीक है ना। और एक और बहुत बड़ी समस्या मैंने आपको बताई थी वाटर हैमर की, डायरेक्टली जाके टकराएगा हाई प्रेशर फ्लूइड, तो वाटर हैमर की समस्या भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो हमने क्या करा, रनर के ऊपर पूरा एक गाइड वेन लगा दिया। इससे फायदा क्या हुआ, अब ये जो गाइड वेन्स है ना, ये पूरे फ्लो को चैनलाइज कर देंगे, ये पूरे के पूरे फ्लो को, जो भी वाटर आ रहा है उसको डायरेक्ट कर देंगे रनर की तरफ, ताकि रनर को एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फ्लूइड मिल जाए। और जैसे ही उसको फ्लूइड मिल जाएगा, रनर के ब्लेड रोटेट करेंगे, और रनर को हमने किसके ऊपर माउंट कर रखा है, शाफ्ट के ऊपर, तो शाफ्ट रोटेट करेगी। अब ये जो शाफ्ट है ये कॉमन शाफ्ट है, टरबाइन के शाफ्ट को हम कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर के शाफ्ट से, तो जनरेटर से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। बात समझ आ रही है ना कि पूरा सिंपल फंडा है, पूरा सिंपल फंडा है। ड्राफ्ट ट्यूब क्यों लगाया, अभी पूरी ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी हम अलग से पढ़ने वाले हैं। हमको पता था जितनी भी रिएक्शन टरबाइंस होती हैं, यहाँ पर इनलेट पर प्रेशर एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और हम क्या करते हैं, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर डेवलपमेंट हम कर सकें। तो यहाँ पर हम प्रेशर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपको इस केसिंग में और देखनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में एरिया ज्यादा है, फिर जैसे 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 फ्लूइड आगे बढ़ रहा है, आप देख सकते हो लगातार एरिया कम हो रहा है। क्यों इस तरीके की हमने डिजाइनिंग करी, क्यों इस तरीके की केसिंग बनाई, क्योंकि हमको पता था कि जैसे हम एरिया डिक्रीज करने लगेंगे तो जो हमारे पास प्रेशर है वो प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। कैसे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। अरे भाई, एरिया घटेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। अब वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो जरूर कोई ना कोई एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो बर्नौली से हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है तो प्रेशर एनर्जी को कम होना पड़ता है। तो यहाँ पर हमको क्लियरली ये पता चल गया था कि स्टार्टिंग में हम प्रेशर एनर्जी को भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रेशर एनर्जी कम होते 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 टरबाइन के एग्जिट में हमने देखा कि प्रेशर एनर्जी तो बहुत ज्यादा कम हो गई, और वहां पर कई बार प्रेशर इतना कम हो गया कि फ्लूइड के वेपर प्रेशर से भी कम चला गया, कई बार प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम चला जाता है। तब जरूरत पड़ी ड्राफ्ट ट्यूब की। शुरुआत में केसिंग का एरिया घटा के हमने प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करा, और आखिरी में टरबाइन पर जो रनर लगा है उसकी जो एग्जिट है उस पे ड्राफ्ट ट्यूब इस तरीके का लगाया कि एरिया बढ़ रहा हो। अब एरिया फिर से बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया, अरे भाई, जिस तरीके से एरिया घटा के प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करा था, उसी तरीके से एरिया बढ़ा के काइनेटिक एनर्जी को फिर से हम प्रेशर एनर्जी में चेंज कर देंगे ना, ताकि आसानी से फ्लूइड बाहर निकल सके, कोई भी कैविटेशन ना हो, और जो एग्जिट पर काइनेटिक एनर्जी है उसको हम यूज कर सकें, उसका वेस्टेज ना हो। आई बात समझ में कि नहीं आई? जॉब करते हैं इसलिए लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, कोई बात नहीं बेटा, जॉब करने वालों को मेरा बिग सैल्यूट है। आप लोग जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज मैं भी जॉब कर रही हूँ कि कितना मुश्किल होता है सारी क्लासेस को मैनेज करना। और मैं आपको पर्सनली भी यही सजेस्ट करूँगी, आप रिकॉर्डेड देखो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप यूटिलाइज कर सको। हाँ, केसिंग का एरिया डिक्रीज करा, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करा, फिर ड्राफ्ट ट्यूब का एरिया बढ़ा दिया ताकि कैविटेशन ना हो। तो ये मेन पार्ट थे, केसिंग हो गया, गाइड मैकेनिज्म हो गया, फिर रनर है, रनर का मेन काम है भाई रोटेट हो और पावर डेवलप करो, और ड्राफ्ट ट्यूब का मेन काम क्या था कि कैविटेशन से हम लोगों को बचाता रहे। ठीक है, फिर मैंने पूरा केसिंग के बारे में बताया कि ये कैस्ट आयरन की बनी होती है, या फिर कई बार हम इसको स्टील का भी बना लेते हैं, ठीक है ना।
पेन स्टॉक से जो वाटर आ रहा है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, केसिंग के अंदर ही जाने वाला है। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि यहाँ पर जो केसिंग है वो पूरी भरी होती है पानी से, फुल ऑफ वाटर। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि जो रिएक्शन टरबाइन में केसिंग है इट इज फुल ऑफ वाटर, हाफ ऑफ द वाटर, 3/4 ऑफ द वाटर, नन ऑफ द अबव। सीधा सीधा सवाल पूछा गया था, इस वजह से मैंने ये लाइन ऐड करी। रिएक्शन टरबाइन जो है, जो रिएक्शन टरबाइन में जो केसिंग है वो फुल ऑफ वाटर होती है, ठीक है। फिर गाइड मैकेनिज्म का मैंने पूरा खेला आपको बताया कि स्टेशनरी सर्कुलर व्हील है जो रनर के अराउंड पूरा सर्कुलर मैनर में लगा होता है। इसमें जो स्टेशनरी गाइड वेन्स है वो फिक्स होती हैं और उसी को ही हम गाइड मैकेनिज्म बोलते हैं। द गाइड वेन्स अलाउ वाटर टू स्ट्राइक द वेन फिक्स्ड ऑन द रनर विदाउट शॉक एट द इनलेट। बिना किसी शॉक के, बिना किसी वाटर हैमर के हम चाहते हैं कि जो गाइड वेन्स हैं, जो गाइड मैकेनिज्म के ऊपर लगी हुई हैं, ये वाटर को रनर तक पहुंचाएं बिना किसी वाटर हैमर के, बिना किसी शॉक के, ठीक है। फिर हमने ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब हमने डिस्कस करा सबसे पहले फ्रांसिस टरबाइन को। अब सबसे पहले फ्रांसिस टरबाइन क्यों डिस्कस करा, क्योंकि ये भी रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। अब इससे पहले तक हमने जितना भी पढ़ा था वो जनरल था, मतलब उसमें आप फ्रांसिस टरबाइन में भी सेम आप कंस्ट्रक्शन और सारा सेम पार्ट आप कंसिडर करने वाले हो। आप फॉर्निरॉन टरबाइन के लिए सबको सेम कंसिडर करने वाले हो। बट अब क्या है, अगर हम फ्रांसिस टरबाइन की बात करें तो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, मतलब क्या था कि अब रिएक्शन टरबाइन में जो इनवर्ड फ्लो है, मतलब फ्लूइड रेडियली अंदर जा रहा है और साथ ही साथ क्या है, रेडियल डिस्चार्ज एट द एग्जिट इज नोन एज द फ्रांसिस टरबाइन। अगर फ्लूइड रेडियली इन हो रहा है और रेडियली आउट हो रहा है, ठीक है ना, रेडियल डिस्चार्ज हो रहा है एग्जिट पर, तो उसे हम फ्रांसिस टरबाइन बोलेंगे। पूरा वेलोसिटी ट्राइंगल, इसको सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा समझ सकता है जिसने जनरल वेलोसिटी ट्राइंगल मेरे साथ बनाया था। रेडियल डिस्चार्ज का मीनिंग ही यही था कि जो अल्फा 2 है वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। यहाँ पर आगे चलते हैं, ठीक है। फिर वर्क डन एफिशिएंसी बात करी, रनर पावर को हमने फॉर्मूला बनाया, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का यहाँ पर हमने फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला बना था। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैंने आपको बताई फ्रांसिस टरबाइन के केस में 85% से लेकर 90% तक वेरी करती है। फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी बनाई और ओवरऑल एफिशिएंसी बनाई जो कि 80% से लेकर 90% के बीच में वेरी करती है, ठीक है ना। उसके बाद हमने डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बनाया, काफी सारे एंगल्स डिस्कस करे और ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आया था। पेल्टन टरबाइन के लिए मैंने डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या बताया बेटा, बताइए बताइए। हाँ, रिएक्शन और इंपल्स में क्या डिफरेंस है, देखो दो क्लासिफिकेशन थे, इंपल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स का मतलब होता है अगर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इनलेट पर अवेलेबल है, और रिएक्शन का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी दोनों ही इनलेट पर अवेलेबल है, हम दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपल्स टरबाइन मींस ओनली काइनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, एंड रिएक्शन टरबाइन मींस बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। बहुत ही बढ़िया। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा गया कि इंपल्स टरबाइन का डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होगा, या पेल्टन व्हील का डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होगा, या पेल्टन टरबाइन का डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होगा। आंसर देना है 0, 0 आंसर यहां पर आएगा, ठीक है। फिर वर्किंग प्रोपोर्शन ऑफ द फ्रांसिस टरबाइन के बारे में डिस्कस करा। ये जो रेंज लिखी हुई है, दोनों ही रेंज बेटा यहाँ पर आपकी पूछी जा चुकी है। ये क्या है, फ्लो रेशियो है, और ये क्या है, स्पीड रेशियो है। तो ये 0.6 से 0.9 होता है, 0.15 से 0.3 होता है। इसके बाद जितना डेटा लिखा है सारा का सारा डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्रांसिस और फॉर्निरॉन में क्या डिफरेंस था, सब कुछ सेम, बस डिफरेंस क्या होगा, वो क्या था, रेडियल इनवर्ड रिएक्शन टरबाइन था, ये क्या है, रेडियली आउटवर्ड रिएक्शन टरबाइन है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन फ्रांसिस एंड फॉर्निरॉन। फॉर्निरॉन में क्या होगा, इट इज आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। फ्रांसिस टरबाइन क्या है, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। ये जो दो शब्द है ना, ये रिएक्शन टरबाइन के साथ ही जुड़ेंगे और रेडियल वाली रिएक्शन टरबाइन के साथ ही जुड़ेंगे, ठीक है। इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड मींस फ्रांसिस, आउटवर्ड मींस फॉर्निरॉन, ठीक है। तो यहां तक बेटा हमने सारा पोर्शन डिस्कस कर लिया था। उसके बाद तो क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं आज के सेशन पर, ठीक है। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन आप पूछ सकते हो।
सही है भाई, सबको याद है, रिवीजन भी हो गया है। अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं बेटा कैप्लान टरबाइन। ठीक है, ध्यान से समझियो कैप्लान टरबाइन क्या है। कैप्लान टरबाइन, ठीक है, तो ये भी क्या है, रिएक्शन टरबाइन ही है, बट कौन वाली रिएक्शन टरबाइन है, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है ना बेटा, ये क्या है, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का मतलब क्या है, मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करती हूं। ठीक है, मान लो कि ये हमारी क्या है, केसिंग है, ये हमारी क्या है, केसिंग है। चलो सबसे पहले हम यहां पर केसिंग बनाते हैं। यहां पर हमने क्या करा बेटा, इस तरीके से एक केसिंग बना दी, और केसिंग बनाने के बाद एग्जिट पर हमें क्या ऐड करना है, एग्जिट पर हमें ड्राफ्ट ट्यूब ऐड करनी है। ठीक है, तो फ्लूइड यहां से एंट्री करेगा और ये ड्राफ्ट ट्यूब से क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर फ्लो यहां से आ रहा है, ठीक है ना, अगर फ्लो हमारा यहां से आ रहा है, यहां से एंट्री कर रहा है, ये हमारा पेनिस्टॉक लगा है, तो फ्लो को जो रनर की एक्सिस है, उसके एक्सेली आना पड़ेगा। मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं, घर का सीलिंग फैन देखा है आप लोगों ने, कैसे होता है, एक रॉड लगी होती है, उसके नीचे क्या लगा होता है, हब लगा होता है, और हब में क्या होता है, कई बार 3 ब्लेड्स लगा देते हैं, कई बार 4 ब्लेड्स लगा देते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ अरेंजमेंट आपको यहां पर कैप्लान टरबाइन में भी देखने को मिलेगा, या कह सकते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसा होता है अरेंजमेंट, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूं। इस तरीके से यहां पर जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सबसे पहले एक हब बना लेते हैं, ये हब हो गया। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन जो है ना थोड़ा चौड़ा रखते हैं, ठीक है, थोड़ा वाइड रखते हैं यहाँ पर। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा आपका पतला रहेगा इस तरीके से। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लेड्स लगाएंगे। इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं। इस तरीके से क्या है बेटा, ब्लेड्स लगे होते हैं। ठीक है, 3 से 6 ब्लेड्स के आसपास हम ब्लेड्स लगाते हैं, ज़्यादा ब्लेड्स लगाने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या हो गया, ये आपका पेनिस्टॉक हो गया जहाँ से फ्लूइड आ रहा है। अब आप देख सकते हो ये क्या हो गया, ये रनर की एक्सिस हो गई। ये रनर की क्या हो गई बेटा, दिस इज द एक्सिस ऑफ द रनर। अब देखो हमने क्या करा, इस तरीके से पेनिस्टॉक बनाया, फ्लूइड यहाँ से आया, नीचे हमने क्या करा, एक हब लगाया, और हब के ऊपर रनर। मतलब रनर और हब दोनों एक ही चीज है, बस एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में ये नाम बदल जाता है, हम इसको हब बोलने लगते हैं। और हब के ऊपर क्या कर दिया, हमने ब्लेड्स लगा दिए। ब्लेड्स की लोकेशन देख सकते हो कि किस तरीके से आपके ब्लेड्स लगे। अब होगा क्या, जो भी फ्लूइड बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये फ्लूइड ऐसे पास होगा, ब्लेड के थ्रू ऐसे पास होगा। और ब्लेड का डिजाइन हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि जैसे ही फ्लूइड एक्सियली ब्लेड से पास होगा, ये ब्लेड को रोटेट करा देगा। बात समझ आ रही है, जैसे ही फ्लूइड रेडियली, मतलब ये सीधी सीधी ब्लेड्स नहीं होगी, थोड़ी ऐसे ऐसे कर्व टाइप की ब्लेड्स होती हैं, एकदम सीधी ब्लेड्स नहीं लगाते हैं। आप खुद सोचो ना, इस तरीके से ये हब बना लिया, ऊपर का पोर्शन पतला है, नीचे का पोर्शन थोड़ा चौड़ा कर दिया, और यहां पर इस तरीके से एकदम कर्व्ड ब्लेड्स लगा दिए। अब जब फ्लूइड देखो एक्सियल हमने कैसे पहचाना, कब हम बोलेंगे कि फ्लूइड एक्सियली एंट्री कर रहा है, जब आपकी रनर की एक्सिस और फ्लूइड का डायरेक्शन दोनों पैरेलल हो जाएं, बस यही कहलाता है एक्सियल फ्लो। ठीक है, इससे पहले आपने देखा होगा हमने ऐसे रनर लगाया था, ये रनर की एक्सिस थी और फ्लूइड रेडियली एंट्री कर रहा था, या कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रनर था, ये एक्सिस ऑफ द शाफ्ट था। बट यहां पर कंडीशन क्या है, ये शाफ्ट है, नीचे हब लगा है, हब के ऊपर थोड़े से कर्व्ड ब्लेड लगे हैं, जैसे ही एक्सियली फ्लूइड एंट्री करेगा ये ब्लेड को रोटेट कर देगा, और यहां पर क्या होगा, ब्लेड इस तरीके से रोटेट होने वाले हैं। ठीक है, ब्लेड किस तरीके से रोटेट होंगे, ब्लेड ऐसे मतलब नॉर्मल तरीके से रोटेट होने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो बेसिकली हमें 2 डायामीटर्स देखने को मिलेंगे। वो 2 डायामीटर्स कौन से होंगे, एक तो ये डायामीटर आपका होगा, ठीक है, और दूसरा कौन सा डायामीटर होगा, ये डायामीटर होगा। तो 2 डायामीटर आपको यहां पर देखने को मिलते हैं बेटा। एक ये डायामीटर हो गया, इसका नाम क्या है, कोई मुझे बता सकता है, एक ये डायामीटर हो गया,
और एक आपका ये डायमीटर हो गया। ठीक है, बताओ भाई, कोई बता सकता है मुझे? मैं यहाँ पर छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उसका नाम लिख देती हूँ। ये आपका लगा हुआ है ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है, ये आपका क्या लगा हुआ है? ड्राफ्ट ट्यूब लगा हुआ है। ये क्या है? ये आपका पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका कहलाता है स्क्रोल केसिंग। ये क्या है बेटा? स्क्रोल केसिंग है। यहाँ पर ये क्या है? जहाँ पर डॉट बना रहे हैं बस उसको ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज द हब। तो अगर ये हब है तो ये डायमीटर किसका डायमीटर होगा? हब का डायमीटर होगा। इसके ऊपर क्या है? रनर का अरेंजमेंट बनाया है, जिसे हम लोग गाइड ब्लेड्स बोल रहे हैं, या सिंपल ब्लेड भी बोल सकते हैं, वेन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इट डिपेंड्स कि आप क्या बोलना चाहते हो, सारी बातें एक ही जैसी हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर बेसिकली दो डायमीटर्स आपको दिख रहे हैं। एक तो आपको हब डायमीटर दिख रहा होगा, और दूसरा ये जो ब्लेड्स लगी हैं इसको भी हम कोई नाम दे सकते हैं। लेट्स कंसिडर इट इज अ रनर डायमीटर, ठीक है। तो यहां पर डी एच हो गया हब डायमीटर, और ये हो गया डी नॉट रनर डायमीटर, ठीक है। यहां पर मैं लिख देती हूं वेयर डी एच, ये जो डी एच है ये क्या है बेटा? ये आपका हब डायामीटर है, हब डायामीटर है। कई बार आप देखोगे कि ये जो डी नॉट है इसको हम मीन डायामीटर भी बोल देते हैं, रनर डायामीटर भी बोल देते हैं। तो जो भी कुछ आप लिखना चाहो लिख सकते हो, रनर डायामीटर, ठीक है ना। दिस इज नोन एज दी रनर डायमीटर। तो दो पैरामीटर्स यहां से अपन लोगों को देखने को मिले हैं। ये दो पैरामीटर्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज दी हब डायमीटर, सेकेंड वन इज दी रनर डायामीटर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो पूछ लो, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि मेन पार्ट्स क्या हैं, कैप्लान टरबाइन के मेन पार्ट्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे कि मैम स्क्रोल केसिंग हो गया, ठीक है, हब अलोंग विद दी रनर, या कह सकते हैं हब हो गया, ड्राफ्ट ट्यूब हो गया, पेन स्टॉक हो गया, यही आपका मेन पार्ट कैप्लान टरबाइन के होने वाले हैं। आई बात समझ में? सीसी बनाओ अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत ना हो। और मुझे ये बताओ, अगर मुझे ये जानना हो कि अगर हब का डायमीटर डीएच है और इसी के साथ साथ रनर का डायमीटर डी नॉट है, तो इससे कितना डिस्चार्ज पास हो पाएगा? क्या कोई मुझे बता सकता है कितना डिस्चार्ज पास हो पाएगा? जैसे कि अगर आप फ्रांसिस टरबाइन को या फॉर्निरॉन टरबाइन को ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर भी हमने डिस्चार्ज का फॉर्मूला बनाया था। देखो बेटा ध्यान से समझियो, यहां पर क्या था? Q बराबर A इंटू वी। तो ये तो फ्लो वेलोसिटी हो गई, सिंपल फ्लो वेलोसिटी, और ये पाई इंटू डी इंटू B1 क्या था? एरिया था। अब यहां पर तो एक्सियली फ्लूइड एंट्री कर रहा है, तो यहां पर एरिया कैसे निकालेंगे बताइए मुझे? यहां पर एरिया कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये इस तरीके से एक सर्कुलर हब है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या करके रखा है? ब्लेड लगा के रखा है। ध्यान से देखना, तभी तो डायमीटर ले पा रहे हो। इस तरीके से ब्लेड लगा के रखा है, यहां से फ्लूइड आपका पास हो रहा है। तो ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो गया बेटा, ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो गया जिसका डायामीटर क्या है? DH है। और एक आपका ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो गया जिसका डायामीटर क्या है? जिसका डायामीटर जो है वो आपका D नॉट है। तो आप खुद सोच के बताओ कि जो फ्लूइड है ये इधर से एंट्री कर रहा है और ये इधर से एंट्री कर रहा है, और हमें निकालना है डिस्चार्ज। तो कैसे निकालेंगे? देखो अगर मैं सबसे पहले ये पूरा वाला टोटल डायमीटर कंसीडर कर लूं तो ये कौन सा डायमीटर है? अगर मैंने ब्लेड के साथ पूरा मान लो, ये पूरा हम मान रहे हैं कि इस पूरे से फ्लूइड पास हो रहा है, तो ये कौन सा डायमीटर होगा? आप बोलोगे मैम ये रनर डायमीटर है कि नहीं है? तो यहां से जो डिस्चार्ज पास होगा वो आप बोलोगे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। आंसर होना चाहिए π/4 D नॉट स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, है कि नहीं है? इंटू वेलोसिटी। फिर आप बोलोगे कि मैम ये पूरा हॉलो तो है नहीं कि यहां से भी फ्लूइड पास हो जाए, इतना क्रॉस सेक्शन तो सॉलिड है ना, इतना क्रॉस सेक्शन सॉलिड है, मतलब इधर साइड से जहां ब्लेड लगा है वहां से डिस्चार्ज पास होगा, और इधर साइड में जहां ब्लेड लगा है वहां से डिस्चार्ज पास होगा। जहां पर बीच में हब है वो तो जगह देगा नहीं, वो तो हब है, सॉलिड बॉडी है, वहां पर तो DH डायमीटर की एक सॉलिड बॉडी लगी है। तो आपने ये माना कि यहां से जब डिस्चार्ज पास होता तो इतना होता। अब ये वाला आपको माइनस करना पड़ेगा। जब आप माइनस करोगे तो आप लिखोगे π/4 हब डायमीटर का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। आया समझ में कि नहीं आया?
आया समझ में कि नहीं आया कि कैसे हम डिस्चार्ज निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्लो क्या है, एक्सियल फ्लो हो रहा है। अगर एक्सियल फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर पूरी प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज और बताओ, डिस्चार्ज के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, फ्लो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। रोटेशन के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, व्हर्ल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। अगर ये ब्लेड्स रोटेट करते हैं तो वी ओमेगा रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर यहां से डिस्चार्ज पास हो रहा है तो वी एफ रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमेशा याद रखियो यहां पर ये जो वी एफ होता है ये कौन सी वेलोसिटी है, फ्लो वेलोसिटी है। वी एफ इज दी फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। फ्लो वेलोसिटी कंपोनेंट बोलना चाहिए, फ्लो वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है। ये एक चीज समझ आ गई। अब अगर हम यहां पर डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा π/4। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूं और आप बताना समझ आया कि नहीं आया। d0² माइनस dh का होल स्क्वायर इंटू फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। अब बात ये आती है कि मैम इसका वेलोसिटी ट्रायंगल क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखियो कैप्लान टरबाइन वेलोसिटी ट्रायंगल इज सेम एज फ्रांसिस टरबाइन। जो फ्रांसिस टरबाइन में आपने वेलोसिटी ट्रायंगल यूज करा है वही यहां पर यूज करना है, सेम होता है। कैप्लान टरबाइन वेलोसिटी प्रोफाइल या वेलोसिटी ट्रायंगल लिख देते हैं, इज सेम एज फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझ लो कि कैप्लान टरबाइन एक एक्सियल फ्लो टरबाइन है, उसके डिस्चार्ज का फॉर्मूला बदल जाता है। इस तरीके से डिस्चार्ज का फॉर्मूला लेंगे और इसका जो वेलोसिटी ट्रायंगल है वो सेम होता है एज दैट ऑफ फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी थ्योरेटिकल बातें यहां पर लिख रहे हैं, बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। हब किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, इट डिपेंड्स, लाइक अगर आप इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही होती है, किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। तो वो तो इलेक्ट्रिकल का पार्ट हो गया, क्योंकि अंदर हब में सारी चीजें लगी होती हैं, आर्मेचर लगा होता है, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप ब्लेड बनाओगे उसी डायरेक्शन में आप हब को रोटेट करा सकते हो, क्योंकि ये तो फोर्स्ड रोटेशन है ना, ये फ्री रोटेशन नहीं है कि अर्थ की रोटेशन के अकॉर्डिंग आप कुछ भी रोटेशन कंसिडर कर लो। ये आप पर ही डिपेंड करता है, आप जिस एंगल पर ब्लेड को लगाओगे उस एंगल में आपको रोटेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो एक एक पॉइंट करके सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहां पर लिखवा देती हूं। सबसे पहला पॉइंट आता है कैप्लान टरबाइन में, इफ वाटर फ्लोज along the direction of axis of the turbine, then it is known as axial flow reaction turbine। तब हम इसको क्या बोलते हैं, axial flow रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो एक बात तो ये हो गई, रिएक्शन टरबाइन, देन इट इज नोन एज द एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। एक छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हो ताकि आप चीजों को थोड़ा सा रिलेट कर पाओ कि ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, एक्सिस ऑफ द, देखो ये आपका क्या हो गया, रनर हो गया। इस रनर के ऊपर इस तरीके से ये ब्लेड आ गए, हब भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ब्लेड्स आ गए, ये एक्सिस आ गई टरबाइन की या रनर की एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका फ्लो का डायरेक्शन आ गया। तो आप देख सकते हो फ्लो का डायरेक्शन और एक्सिस ऑफ द रनर या एक्सिस ऑफ द टरबाइन दोनों सेम है।
तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन बोलेंगे। और कैप्लान टरबाइन क्या है, एक एग्जाम्पल है एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का। और भी कई सारी टरबाइंस हो सकती हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैंने दिया था प्रोपेलर टरबाइन, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, फॉर एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन एक चीज और ध्यान रखना, फॉर एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, एक्सियल फ्लो रिएक्शन, अरे भाई सारा कंटेंट जाके डायग्राम से मिल जाएगा। फॉर एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन द रनर, ठीक है, आपने देखा है रनर किस तरीके से प्लेस्ड है या हब किस तरीके से प्लेस्ड है, रनर या हब इज प्लेस्ड वर्टिकली। ये सवाल पूछ लेता है वर्टिकली, ठीक है। आप पोजीशन को ऑब्जर्व करो ना, अगर आप रनर या हब की पोजीशन को ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, वर्टिकल पोजीशन है। और अगर आपको कैप्लान टरबाइन या प्रोपेलर टरबाइन बनानी है तो आपको पोजीशन वर्टिकल ही रखनी पड़ती है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज भी होता है कि हम यहाँ पर पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, हमें वर्टिकल पोजीशन ही यहाँ पर रखनी रहती है, ठीक है ना। अब लोअर एंड को अगर आप देखोगे, लोअर एंड ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा डायामीटर का बनाया है। ये जो लोअर एंड है जिसका डायामीटर ज्यादा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हब बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज यहां पर ध्यान रखना, द लोअर एंड ऑफ द शाफ्ट इज मेड लार्ज विच इज नोन एज हब, ठीक है। लिख देते हैं भाई इस पॉइंट को भी, द लोअर एंड ऑफ द शाफ्ट, ये जो शाफ्ट है इसका जो लोअर एंड है उसको हमने कैसे बनाया है, लार्ज बनाया है, इज मेड लार्ज। इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इसी को ही हम बोल रहे हैं विच इज नोन एज हब। इसी को ही हम बोल रहे हैं कि ये हमारा क्या है, हब है, विच इज नोन एज हब, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहां पर समझ आ गए होंगे। अब और डायग्राम को जरा ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप देखोगे, ये जो वेन्स लगी हुई हैं जिसको हमने ब्लेड्स बोला है, ब्लेड्स भी बोल सकते हैं और वेन्स भी बोल सकते हैं। अगर आप देखोगे तो वेन्स क्या है, इस हब के ऊपर क्या है, फिक्स्ड है। इस हब के ऊपर क्या है, वेन्स हमारी फिक्स्ड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रनर बोल रहे हैं। सिर्फ लार्ज डायामीटर ऑफ द शाफ्ट का जो पार्ट है, सिर्फ नीचे का जो पार्ट है, इसको कंसिडर कर रहे हो तो ये हब है। अब आपने क्या करा, ब्लेड्स को हब के ऊपर फिक्स करा दिया, जैसे आपने फिक्स करा दिया ये क्या बन गया, रनर बन गया, ठीक है ना। तो एक छोटा सा पॉइंट यहां पर और ऐड कर सकते हैं, द वेन्स आर fixed on the hub, ठीक है ना, the veins are fixed on the hub which is known as runner। उसी को ही हम क्या बोलेंगे, रनर बोलेंगे, which is known as runner, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपको पढ़ना है। देखो पूरी कहानी है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको लिख के दे रही हूँ ये सब के सब आपको याद करने हैं, ठीक है ना। अब देखो, द फॉलोइंग आर दी एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। दो हैं बेटा जो आपको पढ़नी है, वैसे हैं तो काफी सारी बट दो आप याद रखो, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। दोनों के नाम क्या है, पहले का नाम लिख लो, पहला आपका है कैप्लान टरबाइन। पहला क्या है बेटा, कैप्लान टरबाइन। कैप्लान टरबाइन एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। दूसरा आपका क्या कहलाता है, प्रोपेलर टरबाइन। दूसरा आपका क्या कहलाता है, प्रोपेलर टरबाइन। अब कैप्लान एंड प्रोपेलर टरबाइन में क्या डिफरेंस है, देखो जो भी मेन पार्ट मैंने आपको लिखवाए ना वो मेन पार्ट सेम रहने वाले हैं, आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो भी वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी सेम रहने वाला है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैप्लान एंड प्रोपेलर टरबाइन, एक छोटा सा डिफरेंस है और ये डिफरेंस पूछा बहुत ज्यादा जाता है। अगर आप यहां पर देखोगे ये जो हमने वेन्स लगाई हैं, अगर ये एडजस्टेबल वेन्स हैं,
एडजस्टेबल वेन्स का मतलब क्या होता है, ये अपनी पोजीशन से आगे पीछे हो सकती हैं। जिस तरीके से फ्लूइड आएगा, जो वाटर आ रहा है, जो पानी आ रहा है, इस तरीके से रनर के अंदर इस पानी के अकॉर्डिंग अगर ये ब्लेड्स आगे पीछे शिफ्ट हो पा रही हैं, एडजस्टेबल वेन्स हैं, मूवेबल वेन्स हैं, तो हम इसे बोलेंगे ये हमारी कैप्लान टरबाइन है। और अगर ये जो वेन्स लगी हुई हैं ये परमानेंटली फिक्स हो जाएं, ठीक है ना, परमानेंटली फिक्स हो जाए हब के ऊपर, बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगी, तो ये हमारी कहलाएगी प्रोपेलर टरबाइन। यही कारण है कि जो कैप्लान टरबाइन होती है ज्यादा एफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू दी प्रोपेलर टरबाइन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, नहीं, यहां पर आप हब की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। अभी मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखवाऊंगी, उसमें मैं ये बात मेंशन करूंगी, ठीक है। यू कांट चेंज दी पोजीशन, आपको वर्टिकल ही पोजीशन रखना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? फॉर्मूला ठीक लगा है? रेडियल डिस्चार्ज नहीं होगा एंड वेलोसिटी डायग्राम सेम एज फ्रांसिस टरबाइन। हो जाएगा बेटा, आप फ्रांसिस टरबाइन का जो डायग्राम है ना वैसे ही डायग्राम यहां पर भी बनाओगे। और यहां पर वेलोसिटी ट्रायंगल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं बनवाया, वरना मैं दिखा देती हूं आपको, ठीक है। वेट करो, दिखा भी दूंगी, टेंशन मत लो। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताओ कि फ्रांसिस टरबाइन, सॉरी, कैप्लान टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन में क्या डिफरेंस है। लिख दूं, ये लाइन लिख दूं, जो बोला है उसको लिख दूं। देखो भाई, मैंने बोला when the veins are fixed, मैंने क्या बोला? when the veins are fixed, veins are fixed on the hub, अगर हब के ऊपर veins fixed हैं, means it is not adjustable, it is not adjustable, ये adjustable है ही नहीं, permanently फिक्स कर दिया गया है। देन इट इज नोन एज, तब हम इसको क्या बोलेंगे? देन इट इज नोन एज प्रोपेलर टरबाइन। तब हम इसको बेटा क्या बोलेंगे? प्रोपेलर टरबाइन बोलेंगे, ठीक है। इफ द वेन्स आर एडजस्टेबल, अगर जो हमारे पास वेन्स हैं वो एडजस्टेबल है, मूव कर सकते हैं, इफ द वेन्स आर एडजस्टेबल, ठीक है, मीन्स इट कैन मूव, देन इट इज नोन एज कैप्लान टरबाइन, देन इट इज नोन एज कैप्लान टरबाइन। तब हम इसको क्या बोलेंगे? कैप्लान टरबाइन बोलने वाले हैं। देन इट इज नोन एज कैप्लान टरबाइन, ठीक है। तो ये दो लाइनें जो निकाल के दी हैं, इससे भी सवाल आपका बन सकता है। जब मैं आपको आज सवाल दिखाऊंगी ना, आज अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक बचा है, वो अभी आपका 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सिर्फ सवाल ही सवाल हैं। तो जब आप क्वेश्चन करोगे देन यू विल रियलाइज के चीजें आसान हैं और क्वेश्चन भी जो हमसे पूछा जा रहा है वो काफी आसान पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेन पार्ट ऑफ द टरबाइन का। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अब आप मुझे नाम बताओ मेन पार्ट ऑफ द कैप्लान टरबाइन, या कोई भी टरबाइन है, मतलब चाहे वो एक्सियल में, चाहे वो कैप्लान हो, चाहे वो प्रोपेलर हो। मेन पार्ट, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा? जल्दी से बताओ, आंसर करो। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा? क्या है भैया? करोजन की स्पेलिंग तो ठीक लिख दो, करोशन लिख दिया है, पानी है, ठीक है। ब्लेड्स में करोजन होता है, बिल्कुल होता है, ब्लेड्स में करोजन होता है। इस करोजन को रोकने के लिए हम लोग करोजन रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज करते हैं, एलॉइंग करते हैं ब्लेड्स की, ताकि हम उसको करोड होने से बचा सके। क्योंकि ब्लेड्स पे लगातार क्या हो रहा है? लिक्विड कांटेक्ट में आ रहा है, वाटर कांटेक्ट में आ रहा है। तो हम ब्लेड्स को नॉर्मल आयरन वगैरह का नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। कई बार तो हम ब्लेड्स को टाइटेनियम का भी बना देते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने क्या मटेरियल, टाइटेनियम तो एक बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल हो गया, बट कुछ कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल होते हैं, हम उसका भी यूज कर लेते हैं कोरोजन को रोकने के लिए, ठीक है। बट ये सब पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि ये सब पार्ट फिर मैकेनिकल प्रोडक्शन में चला जाता है। कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल क्या है, कौन से मटेरियल की अलॉइंग करनी चाहिए अगर आप कोरोजन रोकना चाहते हो, ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून।
पेनस्टॉक, हब, ब्लेड। और बताइए, स्क्रॉल केसिंग भूल गए? सबसे पहले क्या है? स्क्रॉल केसिंग। मतलब पेनस्टॉक तो है ही, वो तो मैं लिख ही देती हूँ। पेनस्टॉक तो बेटा आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यही पानी बटोर बटोर के लेके आ रहा है। उसके बाद क्या है? स्क्रॉल केसिंग है, स्क्रॉल केसिंग है। तीसरा क्या होगा आपका? तीसरा क्या हो जाएगा? जैसे कि आप सभी लोगों ने लिखा है, हब विद वेन्स और रनर ऑफ द टरबाइन, ठीक है ना, हब विद वेन्स, क्योंकि हब के ऊपर ही हमने लगाया है वेन्स को, तो हम लिखेंगे हब विद वेन्स। और इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? रनर बोलते हैं। रनर ऑफ द टरबाइन भी लिख सकते हो, रनर ऑफ द टरबाइन। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप नहीं भूल सकते, जो कि आपका होने वाला है ड्राफ्ट ट्यूब। और इसी ड्राफ्ट ट्यूब की थ्योरी को अभी अपन लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया वाला एक सेक्शन होता है जो कैविटेशन से बचाता है हमारी प्यारी टरबाइन को, ठीक है। तो ये कुछ मेन पार्ट्स हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कैप्लान टरबाइन। एडवांटेजेस ऑफ कैप्लान टरबाइन। एडवांटेजेस ऑफ कैप्लान टरबाइन, ठीक है। बताइए भाई, कुछ एडवांटेजेस बताइए। इतनी बातें आपने रिपीटेड मोड में मेरे जुबान से सुनी है, कुछ एडवांटेजेस बता सकते हो? कुछ तो एडवांटेजेस आप बता ही सकते हो, चलो सोचो। हाँ, नॉट वेन ड्राफ्ट ट्यूब, सिर्फ ड्राफ्ट ट्यूब लिखेंगे, ठीक है। एडजस्टेबल वेन्स होगा कैप्लान में, ठीक है। ये पूछा जाता है विच ऑफ द टरबाइन हैज एडजस्टेबल ब्लेड्स। ऑप्शन दिए होंगे प्रोपेलर टरबाइन, कैप्लान टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चूज करना है, तो हमेशा कैप्लान को चूज करके आइएगा। क्वेश्चन भी बता देती हूँ मैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी लिखवा रही हूँ सब यहीं से आया है, यहीं से आएगा। और आने वाले टाइम पर आपके बच्चे भी जब पढ़ेंगे, और अगर गवर्नमेंट ने सिलेबस चेंज नहीं करा तब भी यहीं से आएगा। जल्दी से बताओ मुझे। हाई स्पेसिफिक स्पीड, बेहतरीन, ये भी एक एडवांटेज है कि यहां पर क्या है? हाई स्पेसिफिक स्पीड है। मोर एफिशिएंट, बेहतरीन, मोर एफिशिएंट है, बिल्कुल बिल्कुल इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले मैं यही लिखती हूं, मोर एफिशिएंट वाला लाइन। देखो तुम लोग खुद ही समझदार हो, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। द ब्लेड्स of the Kaplan turbine is adjustable, जिसके कारण क्या हुआ बेटा? adjustable। that's why जिस वजह से it is more efficient, ये थोड़ी ज्यादा एफिशिएंट होती है किसके कंपैरिजन में? देन प्रोपेलर टरबाइन, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज मोर एफिशिएंट देन प्रोपेलर टरबाइन, ठीक है। तो देखो कैसे छांट छांट के तुम लोग बढ़िया बढ़िया एडवांटेजेस खुद ही बताए दे रहे हो बिना किसी डिस्कशन के। बस यही तो ब्यूटी है, ठीक है ना। लो हेड बिकॉज इट हैज प्रेशर एनर्जी ऑल्सो। ऐसा नहीं बोल सकते। लो हेड एडवांटेज कैसे बना? देखो मैं बताती हूं। इट रिक्वायर्स लो हेड, मतलब क्या है? अगर आप पेल्टन टरबाइन को देखोगे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। अब हाई काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए जो हमारा रिजर्वायर है ना, उसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी हाइट पर होगा, हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है √2gh, जितना ज्यादा हेड उतनी ज्यादा वेलोसिटी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। और पेल्टन टरबाइन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। यहां पर बेटा क्या है? काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी दोनों है। तो अगर हेड कम भी होगा तब भी हम प्रेशर एनर्जी का इस्तेमाल करके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लेंगे। तो ऐसे नहीं लिखेंगे इट हैज लो हेड, नहीं, इट रिक्वायर्ड लो हेड। इसको जरूरत लो हेड की है, इसमें हाई हेड की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये मैं लिख देती हूं, ये भी एक अच्छा आपने बताया एडवांटेज। इट रिक्वायर्स वेरी लो हेड,
बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बढ़िया बच्चे बैठे हुए हैं, एकदम बढ़िया जवाब दे रहे हैं। और बताइए, और बताइए, जैसे कि मैंने आपको बताया वेरी लेस नंबर ऑफ ब्लेड्स, कितने बताए, 3 से 6 के बीच में आपको बेसिकली ब्लेड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इट रिक्वायर वेरी लेस नंबर ऑफ ब्लेड्स, वेरी लेस नंबर ऑफ ब्लेड्स, ठीक है, ज्यादा ब्लेड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जिस हिसाब से आपका जो हब है उसका जो अरेंजमेंट है, जो पोजीशन है, और जो हम लोग ब्लेड्स लगा रहे हैं, तो इस केस में कम नंबर ऑफ ब्लेड से भी हमारा काम चल जाता है। तो वैसे तो 6 to 7 ब्लेड्स रहते हैं, बट फाइनल रेंज लिख लो, मिनिमम 3 लगा सकते हैं, मैक्सिमम 8 लगा सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 to 8 ब्लेड्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है बेसिकली, ठीक है। डिस्चार्ज इज हाई, ठीक है, ये भी एक अच्छा आपने यहाँ पर लिखा, हाई डिस्चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कम होता है, इट हैज लेस रेजिस्टेंस टू ओवरकम, इट हैज लेस रेजिस्टेंस, इट हैज लेस रेजिस्टेंस टू ओवरकम, ठीक है, कम रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण कैप्लान टरबाइन की जो एफिशिएंसी होती है वो काफी हाई होती है, ठीक है ना। तो ये एक चीज याद रखना है, कैप्लान टरबाइन हैज एडजस्टेबल ब्लेड, वो तो मैंने इसके साथ लिख दिया ना, एडजस्टेबल ब्लेड है जिसकी वजह से आपको एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा मिल रही है, तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा है ना डिस्चार्ज इज हाई, इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि हाई डिस्चार्ज है, इसको ऐसे लिखेंगे कि कैप्लान टरबाइन में या प्रोपेलर टरबाइन में बहुत ही हाई डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, हाई डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एडवांटेज में नहीं जाएगा, ये डिसएडवांटेज में जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए, मतलब ज़्यादा वाटर चाहिए, ज़्यादा वाटर का फ्लो आपको कराना पड़ेगा। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेज, ठीक है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। कुछ एडवांटेजेस तो आपने बता दिए हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू रिमेंबर, और इसी से ही क्वेश्चन आपके बनने भी वाले हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्लान टरबाइन, अब डिसएडवांटेज लिखना शुरू करो, जैसे उस बच्चे ने लिखा था वो तो मैं लिख देती हूँ। ऑफ कैप्लान टरबाइन, डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्लान टरबाइन, ठीक है। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो उस बच्चे ने लिखा, वेरी लार्ज और वेरी हाई डिस्चार्ज इज नीडेड, हाई डिस्चार्ज की यहां पर जरूरत आपको देखने को मिलने वाली है। प्रेशर एनर्जी यूटिलाइज कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केसिंग का एरिया हम घटाते जा रहे हैं, ये कोई नॉर्मल, अच्छा यहां पर आप पूछ रहे हो, यहां पर भी सेम कंडीशन बनेगी, हम प्रेशर एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे बाय डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ द केसिंग, बस एक ही तरीका है, एरिया आप डिक्रीज कर दो केसिंग का, आपको यहां पर प्रेशर एनर्जी का यूटिलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक दूसरा डिसएडवांटेज बताओ, पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, जरा बताइए। हाँ, क्योंकि इसमें ड्राफ्ट ट्यूब है, इसका मतलब कैविटेशन होता होगा, नहीं, इसमें कैविटेशन होता है जिसकी वजह से इसमें ड्राफ्ट ट्यूब है। अभी लिखवाऊंगी, पूरी कंडीशन लिखवाऊंगी। कॉस्टली तो बेटा सभी है, सारी टरबाइंस ऑलमोस्ट कॉस्टली ही होती हैं, ठीक है। तो कॉस्ट हमारा क्राइटेरिया नहीं होता है, बिकॉज जनरली हम डिजाइनिंग पर्पज से बात कर रहे होते हैं। देखो 3 चीजें होती हैं, एक तो होता है डिजाइनिंग का पार्ट, दूसरा होता है कॉस्ट एफिशिएंसी और पूरा जो हम कर्व बनाते हैं कॉस्ट का और प्रोडक्शन का, वो पार्ट हो जाता है। तीसरा पार्ट हमारा क्या होता है, मटेरियल, तो मटेरियल चला जाता है मटेरियल साइंस में, कॉस्ट चला जाता है IMNOR में, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च में, और बचता है सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट, वर्किंग प्रिंसिपल, जो हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोलिक मशीन में। प्रॉब्लम ऑफ कैविटेशन लिख देते हैं, बट मैंने ये बोला नहीं था, प्रॉब्लम ऑफ कैविटेशन, चलो लिख देते हैं। हाँ, ये एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पर कैविटेशन की प्रॉब्लम होती है, बट उसको हम ड्राफ्ट ट्यूब से रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब रिक्वायर्ड है, ठीक है।
फ्रांसिस और कैप्लान में ज्यादा एफिशिएंट कौन है? देखो, जब भी हम कभी एफिशिएंसी की बात करते हैं टरबाइन के पर्सपेक्टिव पे, मतलब जैसे कि हमारे पास है फ्रांसिस टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, कैप्लान टरबाइन, पेल्टन टरबाइन। अगर हम इन 4 टरबाइन को कंपेयर करने की कोशिश करें तो हमें यह देखना होगा कि हमारा कंपैरिजन का बेस क्या है। जैसे कि अगर कंपैरिजन का बेस है स्पेसिफिक स्पीड, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर कंपैरिजन का बेस है स्पेसिफिक स्पीड तो फ्रांसिस टरबाइन ज्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू पेल्टन एंड कैप्लान। फ्रांसिस टरबाइन ज्यादा एफिशिएंट है। बट अगर हम ये मान लें कि हमारी पेल्टन टरबाइन है, फ्रांसिस टरबाइन है, कैप्लान टरबाइन है, प्रोपेलर टरबाइन है और चारों के चारों फुल लोड पर वर्क कर रही हैं, मतलब अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर सारी की सारी वर्क कर रही हैं, उस केस में कैप्लान टरबाइन जो है ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट साबित होती है। इसके बाद आपका आता है कौन सी टरबाइन? पेल्टन टरबाइन। तो अगर हम पूरा वो बनाए कि मतलब सीक्वेंस क्या होने वाला है, तो सीक्वेंस हमेशा याद रखना, सबसे पहले आपका आ जाएगा कैप्लान टरबाइन, फिर पेल्टन टरबाइन आ जाएगा, फिर फ्रांसिस टरबाइन आ जाएगा और उसके बाद आपकी लास्ट में आ जाएगी प्रोपेलर टरबाइन। ठीक है, तो कभी भी एफिशिएंसी के टर्म में कंपैरिजन करोगे तो आपको कंपैरिजन का बेस सेट करना पड़ेगा। स्पेसिफिक स्पीड के टर्म में बात कर रहे हैं कि हेड के टर्म में बात कर रहे हैं कि फुल लोड के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपैरिजन होता है। आई बात समझ में? पावर आउटपुट तो देखो बेटा सब में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो आप एफिशिएंसी का कंपैरिजन कर सकते हो बट यू डोंट नीड टू रिक्वायर पावर आउटपुट एट द आउटलेट, ठीक है। वर्टिकल अरेंजमेंट, देखो वेद प्रकाश ने एकदम सही आंसर दिया जिसका मुझे था इंतजार, ठीक है, वही आंसर वेद ने दे दिया है। लिमिटेशन क्या है? ओनली वर्टिकल अरेंजमेंट इज फीसिबल और अवेलेबल। सिर्फ और सिर्फ ये जो हब हमने बनाया था इसका सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ वर्टिकल अरेंजमेंट ही पॉसिबल है बेटा। कितना सारा लिख दिया मैंने, ठीक है। ये चीज दिक्कत है। पोजीशन ऑफ द शाफ्ट, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज ही है। पोजीशन ऑफ द शाफ्ट, पोजीशन ऑफ द शाफ्ट इज ओनली वर्टिकल। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा? वर्टिकल ही होने वाला है। पोजीशन ऑफ द शाफ्ट इज ओनली वर्टिकल। चौथा डिसएडवांटेज पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो यहां पर स्पीड ऑफ द टरबाइन जो होती है, स्पीड ऑफ टरबाइन, हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है ना, ये लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन पेल्टन है, ठीक है। ये क्या है? हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है। रेंजेस फ्रॉम 250 टू 850 आरपीएम, ठीक है। तो ये एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है। पांचवा क्या है? ये चूंकि हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है, ठीक है, तो हाई स्पीड जनरेटर इज रिक्वायर्ड। हाई स्पीड जनरेटर की जरूरत पड़ती है। हाई स्पीड जनरेटर इज रिक्वायर्ड। भैया हाई स्पेसिफिक स्पीड है तो हाई स्पीड जनरेटर की भी तो रिक्वायरमेंट होगी, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, एक और शब्द आपको कभी कभी देखने को मिलेगा जिसे मैं एक्स्ट्रा करके इस डब्बे में बंद कर रही हूँ, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा डिस्कशन है जिसे सिर्फ आपको सुन के दिमाग में रख लेना। एक शब्द आता है जैसे कि स्पेसिफिक स्पीड है ना, इसी तरीके से एक शब्द आता है रन अवे स्पीड। इसके बारे में कुछ जानते हो? रन अवे स्पीड, ठीक है, इसके बारे में कोई मुझे कुछ बता सकता है? व्हाट इज रन अवे स्पीड? देखो, रन अवे स्पीड का क्या मतलब होता है? हम कभी भी कोई भी मटेरियल यूज करते हैं टरबाइन को बनाने के लिए, वो रन अवे स्पीड के बेसिस पर ही करते हैं। क्यों? देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो। मान लो आपका जो फ्लूइड आ रहा है, वो जो साइड में विकेट गेट लगा होता है ना, रिजर्वायर, मतलब मैंने आपको कैसा बताया था कि कुछ इस तरीके का बेटा अरेंजमेंट होता है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहां से आप पेन स्टॉक कनेक्ट करते हो और पेन स्टॉक कनेक्ट करने के बाद यहां पर आपका लगा होता है रनर, और ये रनर को आप फ्लूइड की हेल्प से रोटेट कर रहे होते हो, ठीक है। और यहां पर कौन सा गेट लगा होता है? कोई मुझे बता सकता है? इस गेट का नाम क्या बताया था मैंने? हाँ बताइए, जल्दी से बताइए।
ये जो गेट यहां पर लगा था जो वाटर को अलाउ कर रहा था पेनस्टॉक के थ्रू, इसका नाम क्या था? सही लिखा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सही लिखा है, बताइए। वेरी गुड, स्लुइस गेट। ठीक है, अब मान लो कि हमने ये स्लुइस गेट को पूरा ओपन कर दिया है, ठीक है ना, पूरा फुल ओपन है, फुल ओपन है, ठीक है, तो पूरा फुल फ्लूइड यहां से एंट्री करेगा। अब यहां से एंट्री करेगा तो यहां पर जाके ये इस टरबाइन को रोटेट करने वाला है। मान लो ये जो टरबाइन है ये लगातार रोटेट कर रही है और फुल लोड पर वर्क कर रही है। मतलब क्या है, इसके ऊपर मान लो पीक टाइम चल रहा है। पीक टाइम इन द सेंस जनरली 6 बजे का जो टाइम होता है, सब लोग ऑफिस से घर पहुंच चुके होते हैं, खाना बन रहा होता है, डिफरेंट तरीके के काम चल रहे होते हैं, ऑलरेडी इवनिंग का टाइम हो जाता है, तो ऑलमोस्ट सारे रूम में क्या चल रहा होता है, लाइट जल रही होती है, गर्मी का टाइम है, फैन एसी सब कुछ यहां पर चल रहा होता है। तो सपोज कर लो इस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी जो टरबाइन है वो फुल लोड पर वर्क कर रही है। फुल लोड मतलब जितनी उससे रिक्वायरमेंट फुलफिल करी जाती है वो उस रिक्वायरमेंट को लगातार फॉलो कर रहा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इस समय पर फुल लोड पर ये टरबाइन चल रही है और सपोज कर लो सडनली हमने ये लोड को कट ऑफ कर दिया, जीरो लोड। अभी तक ये जो टरबाइन थी ये फुल लोड पर वर्क कर रही थी, मतलब लगातार फुल डिस्चार्ज इसको मिल रहा था, रनर रोटेट कर रहा था और फुल लोड पर अपनी मैक्सिमम जो इसकी कैपेसिटी है उस पर वर्क कर रही थी। अगर ये 55 गीगावाट पावर डेवलप कर सकती है तो ये 55 पे ही चल रही थी। बट अचानक से आपने क्या करा, सारा लोड कट ऑफ कर दिया। तो आप मुझे बताओ रनर की स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बताइए, रनर की स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? फेल्योर नहीं, मैं फेल्योर तक नहीं पहुंच रही हूं, फेल्योर से बचाना है ना इसको, फेल्योर से तो बचाना है बेटा, तो फेल्योर पर तो नहीं जाएंगे। अब सोच के बताओ रनर की स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप बोलोगे कि मैम इंक्रीज हो जाएगी। किसी चीज पर लोड था, इसको आप नॉर्मल भी रिलेट कर सकते हो। आप बाइक में 4 लोग बैठे हुए हो, ठीक है, आपने फुल एक्सेलरेटर लगा रखा है, मतलब फुल पर गाड़ी चल रही है, फुल लोड पर गाड़ी चल रही है, 4 लोग बाइक पर बैठे हैं, आपका एक्सेलरेटर एकदम फुल है और मान लो एक एक करके आपके सारे दोस्त कूदते जा रहे हैं गाड़ी से, तो क्या स्पीड बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे ही ये फुल लोड कट ऑफ होगा, रनर अपनी मैक्सिमम स्पीड पर उस समय रोटेट कर रहा होगा और वो जो स्पीड होगी ना वो सबसे ज्यादा हाई स्पीड होगी। उस पर्टिकुलर स्पीड पर सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी क्योंकि रनर अपनी मैक्सिमम स्पीड पर होगा और उसी स्पीड पर रनर को परफॉर्म करना है। मगर मतलब क्या है, रनर को फेल नहीं होना है। तो हम जब भी कभी डिजाइन करते हैं तो उसी मैक्सिमम स्पीड के लिए रनर को डिजाइन करते हैं, क्योंकि अगर रनर पर लोड है, रनर लोड को फुलफिल कर रहा है, उस समय पर स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होगी। मगर जैसे ही आप लोड को एकदम कट ऑफ कर दोगे तो रनर अपनी मैक्सिमम स्पीड पर जाता है। उसी स्पीड को हम लोग रन अवे स्पीड बोलते हैं और उसी स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं। 3 उतर गए, स्पीड बढ़ गई, ठीक है। आई बात समझ में? रन अवे स्पीड क्या है? ये सवाल एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने यहां पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, रन अवे स्पीड। जब भी कभी कोई भी टरबाइन फुल लोड पर वर्क करेगी और आप लोड को सडनली कट ऑफ कर दोगे, उस टाइम पर रनर अपनी मैक्सिमम स्पीड पर होता है और उसी मैक्सिमम स्पीड को हम लोग बोलते हैं रन अवे स्पीड, ठीक है। लोड क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स दे रही हूं, पहले तो लिख लो मैक्सिमम लोड। मैक्सिमम लोड पर पहले टरबाइन चलेगी, फिर क्या होगा, लोड कट कर देंगे, उस समय पर जो स्पीड मिलेगी मैक्सिमम स्पीड होगी, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, रन अवे स्पीड बोलेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी के अराउंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। यहां तक सीसी है, रन अवे स्पीड क्या है, क्या प्लांट टरबाइन क्या है, प्रोपेलर टरबाइन क्या है, मेन पार्ट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या ये सारी चीजें आपको क्लियर है? आगे चल सकते हैं, सीसी बनाओ, फिर आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं द लास्ट पार्ट, we can say the last part of the turbine. This is your draft tube theory. Draft tube theory, ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी। चलो सही है, बढ़िया, सारे के सारे लोग सीसी बना रहे हैं,
ये अच्छी चीज है, ठीक है। अब ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी की बेटा बात करते हैं। है क्या ड्राफ्ट ट्यूब, इसको हम लोग लिख चुके हैं। चलो लिखना शुरू करते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है। इट इज अ पाइप ऑफ, या ट्यूब बोल सकते हैं, पाइप ही लिख लो, पाइप ऑफ, अरे क्या हो रहा है, पाइप ऑफ ग्रेजुअल increasing area which connect the outlet of the runner, outlet of the runner to the टेल रेस, ठीक है ना। रनर का जो आउटलेट है उसको किससे कनेक्ट करेगा, टू दी टेल रेस। अब टेल रेस तो सबको पता ही है, क्योंकि जब हमने बेसिक डिस्कशन करा था तब मैंने आपको बताया था हेड रेस क्या है, टेल रेस क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रनर का जो एग्जिट होगा उससे ये ड्राफ्ट ट्यूब बेटा क्या होगी, इस तरीके से कनेक्टेड होगी। कुछ पोर्शन ड्राफ्ट ट्यूब का फ्लूइड के अंदर ही रहता है, और ये आपका क्या आ गया, दिस इज द टेल रेस। ये टेल रेस आपकी आ गई, क्या है ये, टेल रेस है, ठीक है, ये टेल रेस है। यहां पर देख लो भाई, ये आपका क्या आ गया, दिस इज द ड्राफ्ट ट्यूब। अब जरूरी है ड्राफ्ट ट्यूब की कुछ हाइट होगी, तो मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक ड्राफ्ट ट्यूब की कुछ हाइट है। इस हाइट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब को लेट अस कंसिडर HS, और जो पोर्शन अंदर है उसको कुछ y कंसिडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के जो हाइट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब है वो हमने HS ले लिया है, क्योंकि बाकी तो फिर फ्लूइड के अंदर ही है। यहां पर अगर आप देखोगे तो पूरी लाइन पर कौन सा प्रेशर मिलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा। मान लो ये 0.2 है, और ये जो आउटलेट ऑफ द रनर है, रनर का जो एग्जिट वाला पार्ट है, मान लो वो 0.1 है। यहां तक इसको समझ आया सभी लोगों को। ये किससे कनेक्टेड है, रनर के एग्जिट से। ये किससे कनेक्टेड है, टेल रेस से। मैंने एग्जैक्टली यही लाइन लिखी है कि ग्रेजुअल इंक्रीजिंग एरिया वाला ये पाइप होता है जो कनेक्ट करता है किसको, किसको कनेक्ट करता है, आउटलेट ऑफ द रनर को टेल रेस से, ठीक है। अब इसको करना, इसका यूज क्या है, यूज क्यों करते हैं, इट इज यूज्ड टू डिस्चार्ज वाटर। क्यों यूज करते हैं बेटा, इस वजह से यूज करते हैं ताकि ये वाटर को डिस्चार्ज कर सके from the runner to the tail race, ठीक है। अब अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, कैविटेशन। इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने क्या करा है, स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी तो यूटिलाइज करी है, प्रेशर एनर्जी से भी आपने काइनेटिक एनर्जी ही बनाई है। तो एग्जिट ऑफ द रनर पर काइनेटिक एनर्जी काफी सारी होती है जो आप वेस्ट कर रहे होते हो। मतलब क्या है ना, रनर के एग्जिट पर अगर फ्लूइड आ गया, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो रनर ने तो अपना काम कर दिया, फ्लूइड एग्जिट पर अब उसको बाहर निकलना है, तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, आपकी वेस्ट होने वाली है। वो काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर मैं हेड के टर्म में बात करूं तो क्या मैं ये बोल सकती हूं V1²/2G, वही तो होगा काइनेटिक हेड, वो वेस्ट होने वाला है। तो आपने क्या करा, ड्राफ्ट ट्यूब लगा के उस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, तो कैविटेशन से भी बच गए और काइनेटिक एनर्जी का भी आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लिया। बात समझ आ रही है। ड्राफ्ट ट्यूब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी इसको सेपरेट पढ़ रहे हैं एज अ थ्योरी। तो हमेशा ध्यान रखना, इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, या कह सकते हैं एग्जिट ऑफ द रनर, यहां पर अगर आप काइनेटिक हेड देखोगे तो यहां पर आपको काइनेटिक हेड मिलेगा V1²/2G, और ये जो हेड है ना, ये जो काइनेटिक हेड है, दैट इज गोइंग टू वेस्ट, ये पूरा का पूरा बर्बाद होने वाला है। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या करेगा, इसी काइनेटिक एनर्जी को सेव करेगा, इसी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, सेव करेगा। तो कैसे सेव करेगा, लाइन लिख देती हूं, ड्राफ्ट ट्यूब
draft tube is used to convert या to utilize, ऐसे लिख देते हैं, utilize the kinetic energy, कितनी है काइनेटिक एनर्जी, हेड के टर्म में लिखेंगे तो v1 स्क्वायर बाई 2g ये है. सो ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज टू यूटिलाइज द काइनेटिक एनर्जी हेड, दैट इज योर v1 स्क्वायर बाई 2g. ठीक है, तो इतनी भी लाइन लिख देंगे तो ठीक है. ड्राफ्ट यूज टू यूटिलाइज द काइनेटिक एनर्जी, अदरवाइज इट इज गोइंग टू वेस्ट, ऐसे लिख लो, अदरवाइज इट इज गोइंग टू वेस्ट. ये क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा. इट इज गोइंग टू वेस्ट, इट इज गोइंग टू वेस्ट. अदरवाइज ये जो एनर्जी है ये आपकी क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी. ठीक है, दो ही जगह आपको कैविटेशन, पूरी हाइड्रोलिक मशीन में सिर्फ दो ही जगह आपको कैविटेशन दिखेगा, एक आपको रिएक्शन टरबाइन में और दूसरा आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप में. आ रही बात समझ में? बच्चा पूछ रहा गाइस ये सब्जेक्ट कब से शुरू हुआ है? भैया पूरी टरबाइन खत्म होने को आ गई है, पूरी टरबाइन खत्म होने को आ गई है. ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ड्राफ्ट ट्यूब का बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो गया होगा, क्यों यूज कर रहे हैं. आगे जाके लिखवाऊंगी भी कि रिएक्शन टरबाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको कैविटेशन देखने को मिलेगा, कैसे इसको रोकते हैं इसके बारे में भी बातचीत करने वाले हैं. ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब. ठीक है, सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं क्या करूं, मुझे खुद थोड़ा बोर जैसा लगता है. फ्लूइड में सब टेक्निकल है और इसमें सब थ्योरेटिकल है. टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब. ठीक है, तो देख लो भाई कितने तरह के ड्राफ्ट ट्यूब होते हैं, एक एक करके मैं आपको बना के दिखाती हूँ. एक तो सिंपल ड्राफ्ट ट्यूब जो आप बना रहे हो अभी तक, एक ये ड्राफ्ट ट्यूब बेटा होता है. ठीक है, एक ये ड्राफ्ट ट्यूब आपका है. चलो इसको लगा देते हैं. कोई नाम बता सकता है इस ड्राफ्ट ट्यूब का क्या है? एक ड्राफ्ट ट्यूब आपका इस तरीके से होता है. ठीक है, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब. ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब हो गया. एक ड्राफ्ट ट्यूब आपका होता है कुछ इस तरीके से. ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है, एक और बना देते हैं. नेक्स्ट, सबसे पहले लाइन बना लो ये. ठीक है, तो ये ऊपर वाली लाइन क्या शो कर रही है? रनर एग्जिट. पहले वाले का नाम बताओ भाई, किसी को पता है, किसी ने इससे पहले पढ़ा है? ट्राई टू आंसर फास्ट. पहले वाले का नाम क्या है? कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब. बेहतरीन. ये क्या कहलाता है? कोनिकल, सिंपल कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब बोल देते हैं. ठीक है, आप कोनिकल भी बोल सकते हो, सिंपल कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब, सिंपल कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब. ठीक है, दूसरे वाले का नाम बताइए, दूसरे वाले का नाम बताइए. इसका तो सही आपने बताया. ये ऐसा नहीं लग रहा है कि एल्बो है, एक हाथ की कोनी है, मतलब इस तरीके से ना, एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब बोल देते हैं ना, एल्बो की तरह ही तो लग रहा है, एल्बो की तरह ही तो लग रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब. तीसरे वाले का बताइए, तीसरे वाले का नाम क्या है? सबने सिर्फ कोनिकल टाइप बताया है, तीसरे वाले का नाम बताइए. कोनिकल नहीं, कोनिकल एल्बो तो हो गया बेटा. आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ. इसका नाम है मूडी स्प्रेडिंग. मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब. ठीक है, मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब.
एक और ड्राफ्ट ट्यूब होता है, उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। उसमें आपको जो इनलेट होगा वो तो सर्कुलर बेटा मिलता है, बट जो एग्जिट होता है वो आपको रेक्टेंगुलर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी टाइप ऑफ एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब ही है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि भाई ये कौन सा नया ड्राफ्ट ट्यूब आ गया। टाइप ऑफ एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब है, बट विद ए सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर आउटलेट, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ये ड्राफ्ट ट्यूब देखने को मिलता है। सर्कुलर इनलेट है, अगर आप यहां पर इनलेट देखोगे तो इनलेट आपको सर्कुलर देखने को मिलेगी और एग्जिट आपको रेक्टेंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर एग्जिट, रेक्टेंगुलर एग्जिट देखने को मिल रही है और सर्कुलर इनलेट, इनलेट, ठीक है। तो ये क्या है, अगर मैं इसका नाम लिखूं तो मैं लिखूंगी एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब विद सर्कुलर इनलेट, सर्कुलर इनलेट एंड सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर एग्जिट, ठीक है। काइंड ऑफ एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब है, बट सर्कुलर इनलेट है और रेक्टेंगुलर एग्जिट है, ठीक है। अब 4 तरीके के ड्राफ्ट ट्यूब आपके सामने पिक्चर में बने हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब और मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब की बात करूँ तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। याद रखिए, एक छोटा सा लाइन दे रही हूँ, कौन से 2 ड्राफ्ट ट्यूब ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब एंड मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब। तो लिख देते हैं कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब, कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब एंड मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब, मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है, तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब एंड मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब आर मोर एफिशिएंट, आर मोर एफिशिएंट, ये ज्यादा एफिशिएंट होंगे, आर मोर एफिशिएंट, वाइल, जबकि, वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब, एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब, ये जो एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब है एंड एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब, एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब विद सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर एग्जिट, रेक्टेंगुलर एग्जिट रिक्वायर्ड लेस स्पेस, ठीक है ना, लेस स्पेस। तो अगर देखो स्पेस की प्रॉब्लम है, हमारे पास जगह कम है, हमें पूरी टरबाइन को इंस्टॉल करना है, तो उस केस में हम कौन सा ड्राफ्ट ट्यूब यूज कर लेंगे, या तो एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब यूज कर लेंगे या सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर आउटलेट का एक स्पेशल केस, मतलब स्पेशल केस ऑफ एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब हम यूज कर लेंगे। मगर अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, तो हमेशा ध्यान रखना कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब और मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। अगर मैं बोल रही हूं कि टरबाइन्स में ये जो ड्राफ्ट ट्यूब है ये ज्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है, मतलब मैं किस पर्सपेक्टिव से एफिशिएंसी के बारे में बात कर रही हूं, कि ड्राफ्ट ट्यूब ज्यादा एफिशिएंट है, कम एफिशिएंट है, बताइए जरा, ठीक है, बताइए भाई, बताओ जल्दी बताओ। टेल रेस ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर नहीं है, ड्राफ्ट ट्यूब का कुछ पोर्शन टेल रेस से, मतलब ये लेवल है, आपने ड्राफ्ट ट्यूब लगाया तो नीचे का कुछ हिस्सा टेल रेस से टच कर रहा होता है ना, वो मैंने दिखाया। उल्टा क्वेश्चन है, टेल रेस ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर नहीं है, ड्राफ्ट ट्यूब टेल रेस के अंदर है, ठीक है, बताइए। नो, अभी तक सारे आंसर गलत आ रहे हैं। देखो ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब का काम है जो इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब पर काइनेटिक एनर्जी है उसको वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करे।
अगर सपोज कर लो कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी इनलेट पर अवेलेबल थी, ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट की बात कर रही हूँ, रनर के एग्जिट की बात कर रही हूँ, अगर उसने पूरा का पूरा उसको प्रेशर एनर्जी में चेंज कर दिया तो बेटा बताओ ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? आदित्य करेक्ट, एक ही बच्चा है जिसने एकदम एक्यूरेट आंसर लिखा है, यूटिलाइजेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, कि ड्राफ्ट ट्यूब कितना काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रहा है प्रेशर एनर्जी में। तो अगर उसने पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया तो वो कितना एफिशिएंट है? 100% एफिशिएंट है। उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 100% है। बट ऐसा होता नहीं है ना, कोई भी चीज 100% पे तो वर्क करती नहीं है। पूरी काइनेटिक एनर्जी को आप प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट भी नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे? पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये देखते हैं, अगर हम ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ड्राफ्ट ट्यूब हमारा एफिशिएंट है, तो हम ये बोल रहे हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल थी। ध्यान से सुनना मेरी बात, हम बोल रहे हैं कितनी काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल थी। काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल थी, कहां पर अवेलेबल थी? इनलेट पर। और उसका कितना पोर्शन आप प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए, कितना पोर्शन आप प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। अगर ये पूरा का पूरा आपने इधर कन्वर्ट कर दिया होता, दोनों कट जाते, 100% एफिशिएंसी आती, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये बात चल रही है ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर कि कितनी काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल थी और हम उसमें से कितना पार्ट प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, हाँ आगे बात समझ में, यहां तक सभी लोगों को होपफुली ठीक है, आंसर सही आ रहे हैं तो समझ आ रहा है कि बातें समझ आ रही हैं। तो यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये बेसिक डायग्राम है ड्राफ्ट ट्यूब का, मैं यही बेसिक डायग्राम इधर भी बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद अपन लोग डिस्कस करते हैं एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। तो ये है हमारा ड्राफ्ट ट्यूब बेटा, बेसिक ड्राफ्ट ट्यूब हमारा कुछ इस तरीके से अपन लोगों को दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऐसे ही सिंपल सा टेल रेस बना दिया। कुछ पोर्शन तो होगा ही डेफिनेटली टेल रेस के अंदर, क्योंकि आप कनेक्ट कर रहे हो टेल रेस को रनर एग्जिट से, ठीक है। मान लो ये आपका क्या हो गया, ये हमने कितना माना है? HS माना है। लेट अस कंसीडर दिस इज द हाइट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, ये कुछ पोर्शन y अंदर है, यहाँ पर 0.1 कंसिडर कर लिया था, यहाँ पर 0.2 कंसिडर कर लिया था। अगर हम देखना चाहते हैं कि प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? बर्नौली इक्वेशन यहाँ पर हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं सेम चीज करने जा रही हूँ बेटा, बाय अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन, बाय अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन। ध्यान से समझियो, ध्यान से समझियो, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन अगर आप लगाते हो तो कैसे लगाओगे? 1 पर आप लिखोगे P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस, अब बर्नौली लगा रहे हैं तो क्या डिसाइड करना पड़ेगा? रेफरेंस लाइन। मान लो कि यही हमारी रेफरेंस लाइन है, दिस इज आवर रेफरेंस लाइन, ठीक है ना। जो टेल रेस है यही मान लिया है हमने हमारी रेफरेंस लाइन है, क्योंकि यहां से सारी डिस्टेंसेस पता है। तो ये क्या हो जाएगा? रेफरेंस लाइन से ये पॉइंट कितना दूर है? HS दूर है, तो HS ले लो। ये कितना हो जाएगा? P2 अपॉन रो जी 0.2 पर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस साथ में क्या आ जाएगा बेटा? HL आ जाएगा। और यहाँ पर क्या कोई पोटेंशियल हेड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पर ही, रेफरेंस लाइन पर ही हमने 0.2 पॉइंट लेके रखा है, तो कोई भी आपको पोटेंशियल हेड देखने को नहीं मिलेगा। 0.1 पर जो पोटेंशियल हेड है वो कितनी ऊंचाई है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख लो HS है, तो हमने यहाँ पर HS कंसिडर कर लिए, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, ये टेल रेस के ऊपर क्या होगा? यहाँ पर P ATM होने वाला है कि नहीं? तो अगर आप पास्कल के लॉ से देखोगे, ये पूरे टेल रेस में कंटिन्यूअस मास ऑफ सेम स्टैटिक फ्लूइड आपको मिलेगा, तो 0.2 पर भी जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रेशर हेड कितना है, तो आप प्रेशर हेड निकाल लो। P1 बाई रो जी हमें चाहिए, इज इक्वल टू दी P2 बाई रो जी को हम क्या लिख देंगे? PA बाई रो जी, ठीक है। अब देखो, इसको मैं इधर लेके आऊंगी, निगेटिव होगा, निगेटिव मैं बाहर ले लूंगी, मुझे मिलेगा V1 स्क्वायर बाई 2G माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G। ऐसा मैंने क्यों लिखा मैं आपको बता दूंगी। देखो, माइनस अंदर भेजो
तो ये माइनस का मिल जाएगा और V2 स्क्वायर बाई 2G यहाँ प्लस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वही प्लस मिलेगा। बस मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है, माइनस बाहर लेके ये जो इधर आके माइनस हुआ था इसको प्लस कर दिया, और जो यहाँ पर ऑलरेडी प्लस था उसको माइनस कर दिया, और एक माइनस बाहर रखा है कॉम्पनसेशन के लिए। जैसे ये माइनस अंदर जाएगा यही माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो माइनस का HS प्लस लॉसेस, ठीक है। तो ये जो लॉस है ये तो थोड़ा बहुत लॉस होगा जो भी आपका होने वाला है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। Y वो डिस्टेंस है, वो हाइट है कह सकते हैं ड्राफ्ट ट्यूब की, जो टेल रेस के अंदर डूबी हुई है, ठीक है ना। तो टोटल HS क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब की वो हाइट है जो 0.1 से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक है, और Y उतना सा पोर्शन है जो आपका टेल रेस के अंदर है। मतलब यहाँ पर हर जगह फ्लूइड है ना, यहाँ पर बेटा हर जगह फ्लूइड है, तो मैंने ये दिखाया है कि कितना पोर्शन फ्लूइड के अंदर है। चलो आगे चलते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो प्रेशर हेड है, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड में से आपने ये पोर्शन माइनस करा, HS माइनस करा, लॉसेस को ऐड करा। अगर मैं कुछ टाइम के लिए ये मान लूं कि कोई लॉस नहीं हो रहा है, एक आइडियल कंडीशन है, तो ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। फिर भी आप देख सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड में से पहले आप पूरा ये ब्रैकेट माइनस करोगे, V1 ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, V2 कम होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलेगी, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रही है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा पॉजिटिव होगा। तो PA में से पहले आपने इतना माइनस करा, फिर HS माइनस करा, तब जाके आपको P1 अपॉन ρg मिलेगा। तो इस स्टेटमेंट से और इस एक्सप्रेशन से आपको क्या समझ आ रहा है बताइए बेटा। इस एक्सप्रेशन से आपको क्या सीख मिल रही है, आपको क्या दिख रहा है, सोच के बताइए। सोचो सोचो सोचो, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यस मैम पहले जो बातें हम लोग कर रहे थे कि टरबाइन एग्जिट पर लो प्रेशर, टरबाइन एग्जिट पर लो प्रेशर, प्रेशर एटमॉस्फेयर से भी नीचे चला गया, हाँ अब हमको वो बात फील हो पा रही है, हाँ हमको अब वो बात दिख पा रही है कि मैम यस बर्नौली भी हमसे यही बोल रही है, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन भी हमसे यही बोल रही है कि जो टरबाइन का एग्जिट है, मतलब जो रनर का एग्जिट है या जो ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट है, वहां पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड में से इतनी सारे हेड माइनस करे, तब जाके आपको 0.1 का प्रेशर मिल रहा है। तो यहां से एकदम क्लियर कट आइडिया लिखा लग रहा है। देखो अभी तो हमने ये ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं करा है, अभी तो बस हम ये देख रहे हैं कि टरबाइन की एग्जिट ये 0.1 आपको दिख रहा है कि ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट है, बट ड्राफ्ट ट्यूब हटा दो तब भी वो 0.1 तो वहीं रहेगा ना, टरबाइन एग्जिट तो आपको मिलने ही वाली है। और देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि टेल रेस नीचे है, खुला हुआ टेल रेस जो पानी ले रहा है टरबाइन से और आगे भेज रहा है, तो आप इन दोनों पर अगर प्रेशर को चेक करोगे तो 1 पर प्रेशर आपका कम है, 2 पर प्रेशर ज्यादा है। नाउ अकॉर्डिंग टू यू हाउ इज इट पॉसिबल कि ये फ्लूइड यहां से टरबाइन के एग्जिट से निकल के टेल रेस तक पहुंचे? कैसे पॉसिबल है भाई, कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियस सी बात है, ड्राफ्ट ट्यूब लगाना पड़ेगा, कुछ प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ाएंगे? यहां पर जो बैठी हुई काइनेटिक एनर्जी है हम उसको वेस्ट नहीं होने देंगे, हम उसी का ही इस्तेमाल करके इसकी काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा यूटिलाइज करके प्रेशर एनर्जी में चेंज कर लेंगे। अब बात आती है ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी। मैम फिर ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ही डिफाइन होगी। क्यों? क्योंकि ड्राफ्ट ट्यूब तो यही कर रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी को कितना कन्वर्ट कर पा रहा है, काइनेटिक एनर्जी का कितना यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। तो यहां पर अगर आप टोटल काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो कितनी होगी हेड के टर्म में? V1 स्क्वायर बाई 2G, यही तो होगी। अभी मैं अगर ये 0.1 मान रही हूं तो मैं बोलूंगी यहां पर जो हमारे पास टोटल एनर्जी है ये V1 स्क्वायर बाई 2G है कि नहीं है? और यहां पर अगर मैं आपसे पूछूंगी कितनी काइनेटिक एनर्जी बची, क्योंकि टरबाइन ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी तो आप तभी निकाल पाओगे ना कितना बचा और कितना था, मतलब क्या है कितना कन्वर्ट कर लिया, यहां से लेकर यहां तक कितना कन्वर्जन कर लिया डिवाइडेड बाय कितना था। अगर पूरा कन्वर्जन कर लिया और पूरा जितना था तो 100% एफिशिएंसी पहले ही समझा चुकी हूं। तो आप खुद सोचो यहां से जब हम यहां पहुंचे तो कितनी काइनेटिक एनर्जी हमने कन्वर्ट करी है, कैसे निकालेंगे इसे? क्योंकि अब हमें को बनाना है ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी का फॉर्मूला, और फॉर्मूला हम तभी बना पाएंगे जब हम देखें कि 1 से लेकर 2 तक कितनी काइनेटिक एनर्जी हमने
यूज कर ली, कन्वर्ट कर ली, और उसके बाद देखें कि हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी हेड के टर्म में कितनी थी। तो उस पर्टिकुलर फिनोमिना से आप यहाँ पर क्या निकाल पाओगे, ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर पाओगे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? जल्दी से मुझे यस और नो में जवाब दो और थोड़ा हिंट दो कि कैसे निकालें। बताइए भाई। एक लाइन यहां पर लिख देती हूं, पहले उस लाइन को सुन लो। वी कैन ऑब्जर्व, यहां पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व P1 अपॉन रो जी इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड PA अपॉन रो जी, इससे कम है, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम है PA अपॉन रो जी से। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर मैंने आपसे बात करी कि ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी क्या होगी, तो मैं उस पर आपके एंड से डिस्कशन चाह रही हूँ कि आप मुझे बताओ कि किस तरीके से हम ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी निकालें। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला कि जो ड्राफ्ट ट्यूब यहाँ पर लगी हुई है, ये ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी टोटली बेस्ड है कि हाउ इफेक्टिवली वी आर गोइंग टू रिकवर द काइनेटिक एनर्जी। जो वेस्ट हो रही थी काइनेटिक एनर्जी, हम कितना इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं या रिकवर कर पा रहे हैं। ठीक है ना, सो द एफिशिएंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी द एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, द एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब is based on how effectively we are recovering काइनेटिक एनर्जी। अगर फुल्ली रिकवर कर पा रहे हैं, जीरो वेस्टेज है, कुछ काइनेटिक एनर्जी वेस्ट नहीं करी, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी पूरा का पूरा प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करके पूरी काइनेटिक एनर्जी रिकवर कर ली, तो ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं, जैसे कि मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूं। तो एफिशिएंसी की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब विल बी इक्वल टू द नेट रिकवरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कितना हमने यहां पर रिकवर कर लिया है, नेट रिकवरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हेड लिखना, क्योंकि हम हेड के टर्म में ही इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, हेड अवेलेबल, आई बात समझ में कि नहीं आई? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, कितनी रिकवरी हुई है ये कौन बताएगा? पहले इतनी थी V1 स्क्वायर बाई 2G, यहां पर आके कितनी हो गई, सोचो यहां पर आके कितनी हो गई? आप बोलोगे कि मैम यहां पर तो आके V2 स्क्वायर अपॉन 2G हो गई। ठीक है ना, पहले कितनी थी, V1 स्क्वायर बाई 2G, फिर आके हो गई V2 स्क्वायर बाई 2G। तो रिकवरी कितनी करी है हमने, देखो ध्यान से, हमने रिकवरी करी, पहले थी V1 स्क्वायर बाई 2G, फिर उसमें से V2 स्क्वायर बाई 2G बची है, और साथ में लॉसेस भी गया होगा। जब 1 से लेकर 2 तक फ्लूइड आया होगा तो लॉस में कुछ एनर्जी गवाई, और एग्जिट पर, ड्राफ्ट ट्यूब की एग्जिट पर सिर्फ इतनी काइनेटिक एनर्जी बची, तो जितना डिफरेंस आया वही तो रिकवरी हुई। मतलब क्या है, मैंने आपसे बोला कि अगर आपके पास ये ड्राफ्ट ट्यूब है, मान लो यहाँ पर 100 था, यहाँ पर 20 बचा और रास्ते में 10 का लॉस भी हुआ, तो कितनी रिकवरी हो गई? आप बोलोगे कि मैम 100 था, 10 का लॉस हटा दो, जो एग्जिट पर बच गया है वो हटा दो। जैसे ये सारा हटाओगे तो आप देखोगे कि 70 की रिकवरी हमने कर ली है। ये 70 ही तो हट गया है, इसका मतलब है इस 70 की रिकवरी हो चुकी है। सेम यही बात यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी हेड इतना था, फिर एग्जिट पर हमने देखा इतना बचा है, रास्ते में इतना लॉस हुआ है,
जितना बचा, जितना लॉस हुआ, जब आप सब माइनस कर दोगे तो जो बची हुई काइनेटिक एनर्जी हेड होगा वो पूरा का पूरा प्रेशर एनर्जी में रिकवर हो गया होगा। ठीक है, और अवेलेबल कितना था हमारे पास? अब अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं। आप बोलोगे कि मैम अवेलेबिलिटी की तो कोई चिंता ही नहीं है, वो तो क्लियरली दिख रहा है, वो तो क्लियरली दिख रहा है कि V1²/2G हमारे पास अवेलेबल था। इतनी बातें करते करते हमने ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी का फॉर्मूला बना लिया। ठीक है ना, तो कितनी रिकवरी करी डिवाइडेड बाय टोटल। अगर पूरा रिकवर कर लेते ना तो भाई साहब ये पूरी रिकवरी मिल जाती, ये भी कुछ नहीं मिलता। नो लॉसेस मतलब लॉस में भी कुछ नहीं गया, एग्जिट पर 0 काइनेटिक एनर्जी बचती। अगर फुल्ली रिकवरी कर लेते आप तो क्या एग्जिट पर आपको कोई काइनेटिक एनर्जी हेड मिलता? नहीं मिलता। क्या मिलता? सिर्फ प्रेशर एनर्जी हेड मिलता। तो ये 0 हो जाता, लॉस 0 हो जाता। उस केस में ये दोनों कट के 100% एफिशिएंसी देते, बट इट इज नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, यहां तक आज के सेशन में सबको मजा आई कि नहीं? ब्रेक दे रहे हैं आप? ठीक है, थोड़ा सा 2-4 लाइनें और बची हैं जो मैं लिखवा दूंगी नेक्स्ट सेशन में, और फिर डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर जंप करेंगे। ठीक है, चलो हाँ, आज फुल कंप्लीट कर देंगे टरबाइंस को ताकि नेक्स्ट वीक हम पंप को शुरू कर सकें। सीसी मजा आई? चलो बहुत ही बढ़िया। थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, मगर देखो मैं हमेशा एक बात ये सारे बच्चों को बोलती हूँ, किसमें मजा आ रहा है किसमें नहीं मजा आ रहा है ये जरूरी नहीं है, क्या पढ़ना है, किससे मार्क्स मिलेंगे वो जरूरी है। ठीक है ना, तो हमेशा मजे मत ढूंढो, जरूरत ढूंढो कि भाई ये जरूरी है सब्जेक्ट, यार बहुत बोरिंग है बट स्टिल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो भाई। मिलते हैं 3 बजे, बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपको लंच भी करना है। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। मिलते हैं आधे घंटे के बाद, यहीं से कंटिन्यू करके 20 बेहतरीन सवालों को करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाए। ठीक है, थैंक यू।